प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताया था और कंटिन्यूस लेक्चर्स थे। फिर उसमें हमने एक सीक्वेंस के साथ हम एक एक लेक्चर में एक एक चीज़ को डिस्कस हमने किया है। अब हम शेयर करेंगे आपके साथ रिसर्च थीसिस का, या इसको रिपोर्ट राइटिंग भी कहते हैं, इसका फॉर्मेट शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, टू नो द डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड डिसर्टेशंस and to know what are different sections or parts of a research thesis or report writing, to write the format of research thesis. सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपको कि थीसिस और डिसर्टेशन में फ़र्क क्या है। सो इट इज़ ए डॉक्यूमेंट सबमिटेड। सबसे पहले तो ये थीसिस क्या है या डिसर्टेशन क्या है। What it is a document submitted in support of candidature for an academic degree or professional qualification presenting the author's research and findings. यानी ये एक डिग्री के पर्पस के लिए होता है। आप रिसर्च करते हैं और फिर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं और उसकी बाइंडिंग वगैरह करते हैं और आपकी डिग्री के पर्पस के लिए होता है। इन सम कॉन्टेक्ट्स द वर्ड थीसिस इज यूज्ड फॉर पार्ट ऑफ बैचलर्स और मास्टर। कुछ जो स्कॉलर्स हैं या कुछ जो एजुकेशनिस्ट हैं वो थीसिस जो है उसको यूज़ करते हैं बैचलर और मास्टर कोर्सेज के लिए। जब और डिसर्टेशन जो है वो नॉर्मली डॉक्टरेट की डिग्री के लिए, जो पीएचडी की डिग्री होती है उसके लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसका रिवर्स भी है। कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जो इसका यानी इसका रिवर्स इज ट्रू, यानी मतलब कि डॉक्टरेट की जो है वो बैचलर और मास्टर के लिए करते हैं और डॉक्टरेट वाली जो है वो थीसिस जो है वो उसके लिए कर देते हैं। डिसर्टेशन ये उसकी उलट पर बनती है। द टर्म ग्रेजुएट थीसिस इज समटाइम्स, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ वो होता है उसके लिए ग्रेजुएट थीसिस जो है ये दोनों के लिए होता है, यानी थीसिस और डिसर्टेशन दोनों के लिए होता है। आगे जी फॉर्मेट ऑफ थीसिस और डिसर्टेशन। अब ये याद रखें कि थीसिस और डिसर्टेशन ये सिनोनिमली यूज़ होंगे। बेसिकली रिसर्च थीसिस और डिसर्टेशन कंसिस्ट ऑफ दो मेजर इसके पार्ट्स होते हैं जी। ये याद रखें कि एक प्रिलिमिनरी सेक्शन होता है और एक मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, या इसको टेक्स्ट सेक्शन भी कहते हैं। ये चूँकि एक बहुत ही लंबा लेक्चर पर बन जाएगा, इसलिए मैं इसमें आपके साथ सिर्फ ये प्रिलिमिनरी सेक्शन इस लेक्चर में शेयर करूंगा और दूसरा जो कमिंग लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें मैं आपको मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें आसानी से मैं आपको समझा सकूं। बिफोर गोइंग टू कंडक्ट ए रिसर्च स्टडी वन मस्ट नो द फॉर्मेट एंड मेजर सेक्शंस ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट। यानी आप अगर आपको मेन सेक्शन आपको पता नहीं है कि मेन सेक्शंस कौन से हैं और उसके फिर मज़ीद कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आप रिसर्च थीसिस जो है वो टाइप नहीं कर सकते, वो आप इसकी राइट अप नहीं कर सकते हैं। ईच ऑफ द सेक्शन फर्दर हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। आगे देखते हैं जी प्रिलिमिनरी सेक्शन में क्या है। प्रिलिमिनरी सेक्शन ये पहला सेक्शन है। इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, याद रखें प्रिलिमिनरी सेक्शन और मेन बॉडी ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं, एक दूसरे के बगैर ये दोनों अधूरे रहते हैं। सबसे पहले आपका टाइटल पेज होता है। इसकी मैं फिर आपको फर्दर वो एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और सैम्पल साइज भी, उसका जो सैम्पल है सिमाइल्स पेज इसका जो होगा, जिसको आप इसको एग्जांपल कहते हैं, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा इस सब सारों की। डिक्लेरेशन पेज है, फिर उसके बाद प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट है, अप्रूवल शीट है या अप्रूवल पेज है, डेडिकेशन पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस। अगर आपके थीसिस में कोई एब्रीवेशन आपने यूज़ किए हैं तो उसकी एब्रीवेशन की जो लिस्ट है और उसकी जो एक्रोनिम्स बनते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इस सेक्शन में। एक्नॉलेजमेंट आप करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा। प्रिलिमिनरी सेक्शन का जो पहला होता है वो टाइटल पेज। तो टाइटल पेज में जी क्या होता है, इट शुड रिफ्लेक्ट द मेजर कंटेंट्स कवर्ड इन द थीसिस। द टाइटल पेज मस्ट बेयर द फुल टाइटल ऑफ द थीसिस, ठीक है, इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, फुल नेम ऑफ द स्कॉलर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री फॉर विच द थीसिस इज बीइंग सबमिटेड, the name of the department, faculty, university name and year. This should not bear page number but will be counted as page number 1. इसका याद रखिए कि प्रिलिमिनरी सेक्शन के जो सारे वो होते हैं नंबर्स वो रोमन्स में होंगे और टाइटल पेज पे कोई नंबर नहीं होगा लेकिन काउंट होगा। यानी अगर इसके बाद जो दूसरा वाला पेज होगा उस रोमन लेटर्स में स्टार्ट होगा और 2 से स्टार्ट होगा।
और टाइटल पेज पे नंबर नहीं होगा, लेकिन ये वन पेज, जो पेज नंबर 1 ये काउंट होगा। तो इसमें क्या होते हैं जी, ये देखें मैं आपको स्पेसिमेन वो दिखा देता हूँ। इस तरह आपने टाइटल लिखना है जी, ये देखें, ये आपने टाइटल लिखना है जो आपका थीसिस का टाइटल है, फिर यूनिवर्सिटी का जो मोनोग्राम है, और इसके बाद फिर स्कॉलर का नेम है, देखें जी, फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो यूनिवर्सिटी उसको अलॉट करती है, फिर ये वर्ड सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिग्री आप बैचलर ऑफ एजुकेशन है, मास्टर ऑफ एजुकेशन है, एमफिल ऑफ एजुकेशन है, जो आपका जिस कोर्स में आप इनरोल हैं। फॉर एग्जांपल ये डॉक्टरेट की डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन, आप कौन से सब्जेक्ट में करते हैं, एजुकेशन है, कोई और सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो भी है, इंग्लिश वगैरह, वो लिखना है। और यहाँ पे जो आपका फैकल्टी है, जो आप ये आपकी यूनिवर्सिटी से मालूम होगा कि आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, डेफिनेटली जो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है वो उसमें ये आर्ट्स और सोशल साइंसेज वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं, और जो फिज़िकल साइंसेज हैं उसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह आ जाते हैं, जो नेचुरल साइंसेज हैं उसमें आपका केमिस्ट्री, बायो वगैरह आ जाता है। ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ये पाकिस्तान का ये टाइटल इसलिए लिखना है कि ये बैरूनी मुल्क पर एवेल्यूएशन के लिए जाएंगे, और यहाँ पे आपने ईयर कंप्लीशन लिखना है। ये जी आपका हो गया टाइटल पेज थीसिस का। आगे जी जाते हैं फिर आपकी डिक्लेरेशन पेज पे। जो दूसरा पेज होता है आपका वो डिक्लेरेशन पेज होता है। दिस पेज इज़ रिजर्व्ड फॉर डिक्लेरेशन फ्रॉम स्कॉलर साइड। ये स्कॉलर की साइड से, यानी जो रिसर्चर होता है उसकी तरफ से एक डिक्लेरेशन देता है, वो उसमें उसका नाम होता है फुल और सिग्नेचर वगैरह, उस पर ये लिखता है कि ये थीसिस जो है ये मेरा ओरिजिनल काम है और ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। ये उसने एक डिक्लेरेशन देनी होती है। ये देखें जी, मैं आपको स्पेसिमन बता देता हूँ। ये इस तरह होते हैं। आई मिस्टर फ्ला टेक हेयर बाई स्टेट दैट माई PhD टाइटल, माई PhD थीसिस, आपका अगर एमएड का है, बीएड का है, एमफिल का है, तो आपने इधर सिर्फ जस्ट PhD के बजाय वो लिखना है, और टाइटल का आपने अपना टाइटल देना है इधर। is my own work and nothing has been previously submitted for the purpose of degree। ये इस तरह आपने लिखना है। और ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर, ये डिजिटली सिग्नेचर है जी, ये आप याद रखें, डिजिटली आपने इसको साइन करना है। ये भी फिर मैं आपको लेक्चर एक में बता दूंगा कि किस तरह आपको साइन करना है डिजिटल। आगे फिर जी प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट है, तो दिस सर्टिफिकेट इज़ आल्सो फ्रॉम ऑथर साइड। प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म ये है कि आपने किसी की चीज़ जो है बगैर रेफरेंस के उसको आपने कोट किया, और उससे या किसी और की थीसिस से कॉपी मवाद वगैरह जो है वो आपने नोट करके, कॉपी करके अपनी थीसिस में उसको डाला है और उस पर अपना नाम डाला है, तो ये इसको प्लेजरिज्म कहते हैं। और ये एक सॉफ्टवेयर होता है, और ये ऑनलाइन उस पर इसको चेक करते हैं। अगर आपने किसी और का वो लिया हो, रेफरेंस आपने नहीं हो, उसको या आपने उसकी रिफ्रेंस ना किया हो, तो वो आपका प्लेजरिज्म में आ जाएगा, फिर वो आपके एक्सेप्ट नहीं होगी, फिर आपको कहें कि इससे प्लेजरिज्म निकाल दें। ये जो इसकी लिए सिमिलरिटी इंडेक्स का एक सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ होता है, और HEC की जो क्राइटेरिया है वो 17 to 19% सिमिलरिटी इंडेक्स इज़ अलाउड। और ये याद रखिए कि पहले तो ये चैप्टर नंबर 2 को निकाल देते थे, लेकिन अब जो न्यू पॉलिसी है वो आपका जो पेज नंबर 1 से, टाइटल पेज से लेकर लास्ट तक आपका सब कुछ चेक करते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट का एक स्पेसिमाइल। ये देखें जी, प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट है, इसमें आपने इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करना है, अपनी तरफ से डिक्लेरेशन भी देनी है, अपना टॉपिक लिखना है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता इसको देख लें। HEC की तरफ से आई अंडरस्टैंड द ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ द HEC एंड यूनिवर्सिटी नेम आप लिख के यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये देखें, ये आपने यहाँ पे फिर डिजिटली इसको साइन भी करना है। प्लेजरिज्म सर्टिफिकेट के बाद जो दूसरा पेज आता है वो आपका है अप्रूवल पेज, अप्रूवल शीट जिसको भी कहते हैं। अप्रूवल शीट्स में जो होता है आपका साइन बाय ऑथर, उसकी जो रिसर्चर होता है उसकी सिग्नेचर होते हैं, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो फॉरेनर्स होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं,
उसकी 2 एक्सटर्नल इवेलुएटर्स जो हैं उसके सिग्नेचर होंगे, इंटरनल एग्जामिनर जो यूनिवर्सिटी आपको आपके थीसिस भेजेंगे विद इन द कंट्री, जो वो होगा स्कॉलर होगा या यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर होगा, सुपरवाइज़र के होंगे, को सुपरवाइज़र के, और HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन। और ये आपका जो है ओरल वाइवेशन उसके बाद होगा ये आपका, यानी वाइवा आपका जो हो जाएगा ना, तो इसके बाद आपको ये फुल शीट मिल जाएगी। ये मैं आपको एक उसकी बता देता हूँ सिंपल। ये देखें सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, इस तरह ये इस तरह की कोई वो है आपकी, ये लिखेंगे आप, ठीक है। This is to certify that the research work presented in this thesis entitled as फलां, टॉपिक का नाम दे देंगे, फिर was conducted by Mr. फलां under the supervision of Mr. फलां, no part of this thesis has been submitted anywhere else from any other degree। इस तरह का आपने लिखना है। ये देखें स्टूडेंट का नाम है जो, और उसके ऊपर सिग्नेचर एंड डिजिटली उन्होंने साइन किया हुआ है। ये एक्सटर्नल एग्जामिनर जो फॉरेन के हैं, जो टर्की के हैं, ये उसका साइन है। ये फिर अमेरिका की है, ये उसका साइन है। ये मेरे अपनी थीसिस हैं। और ये इंटरनल एग्जामिनर जो विद इन द कंट्री दूसरा जो एवेल्यूएशन के लिए आता है, जो वाइवा के लिए आता है, ये उसके साइन है। ये आपके जो सुपरवाइज़र हैं और ये आपके डीन हैं। आगे चलते हैं जी। डेडिकेशन, द स्कॉलर इफ डिजायर्स में डेडिकेट हिज वर्क। आप अपना काम जो है इसके दौरान आपने जो किया हुआ है वो किसको आप डेडिकेट करना चाहते हैं, तो ये मैं आपको दे देता हूँ इधर इसका। ये फॉर एग्जांपल मेरी डेडिकेशन जो है वो लविंग एंड रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं एंड स्टूडेंट्स। ये आप हर कोई अपनी उस हिसाब से करता है। कोई ना कोई आपसे सल्लम की तरफ जो है उसकी डेडिकेशन कर देता है, कोई अल्लाह की तरफ डेडिकेशन करता है। ये डिपेंड करता है आपकी अपने उस पर। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके बाद डेडिकेशन के बाद जो पेज आएगा वो टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा। Thesis must contain an elaborate list of contents for the convenience of the readers, indicating the page number of each title appearing in sequence as it appears in the text. These must be arranged in their numerical order indicating the text page। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने सारी जो फॉर एग्जांपल आपके जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, टाइटल्स हैं, ये सब ने आपने उसमें मेंशन करने के चैप्टर नंबर 1 कौन से पेज से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 1 में जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है वो किस पेज से स्टार्ट होगा, और कौन से टेबल्स कौन से पेजेस पे हैं, ये सारे आपने उस पर डेटा देना है। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स जिसको भी कहते हैं आप। तो कंटेंट्स से फिर आप रीडर को आसानी हो जाती है। अगर वो फॉर एग्जांपल सिर्फ फाइंडिंग्स उस पर जाना चाहता है तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेता है और वहाँ से पेज नंबर देख के उसी पेज नंबर पे जाके आपके कंक्लूजन और रिकमेंडेशन वाले पेज या चैप्टर्स पे चला जाता है। ये जी आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स का मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह सेंटर में लिखना है, पेज नंबर लिखना है, एक्नॉलेजमेंट्स, और ये याद रखें जी। ये देखें मैंने यहाँ पे XV यानी 15 पेज से यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, ये एक्नॉलेजमेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स से जो पहले जितनी भी मैंने पेजेस आपके साथ शेयर किए हैं उस पे नंबर तो लगेगा, लेकिन ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो पेज जो सीक्वेंस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपने देखे एक्नॉलेजमेंट यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद जो पेज आएगा वो एक्नॉलेजमेंट का आएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के जो जितने भी पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये 2, 3, 4, 5, 6 पेजेस हैं और ये XIV पे ख़त्म हुआ है, यानी मतलब 14 पेज पे ये ख़त्म हुआ है। तो इसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट का पेज आएगा वो XV पे आएगा। ये याद रखें, ये एक टेक्निकल इसमें है, ये टेक्निकलिटी इसमें है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से आपने लिखना है। इसमें आपने डेडिकेशन वगैरह, ये अप्रूवल शीट वगैरह, उस पर पेज नंबर तो लगे होंगे, लेकिन आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में उसको नहीं डालना। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने एक्नॉलेजमेंट, ये एक फॉर्मेट है, ये APS स्टाइल का फॉर्मेट है, ये इसमें कोई वो नहीं है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 इस तरह लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर 1.1 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये पेज नंबर इस पे आएगा। ये पर्पस ऑफ द स्टडी, ये याद रखिए कि एक्नॉलेजमेंट और एब्स्ट्रैक्ट तक जो वो है पोर्शन है, ये आपका उस पर आएगा प्रिलिमिनरी सेक्शन में। और ये चैप्टर नंबर 1 ये सारे ये फिर आपका मेन टेक्स्ट में आएगा, जिसको आप मेन रिपोर्ट ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं।
आगे जी चलते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स और फिगर्स। अगर आपके थीसिस में कोई डेफिनेटली टेबल्स होंगे तो उसकी लिस्ट, और अगर कोई फिगर्स होंगे तो उसकी लिस्ट। तो ये आपने फिर फॉर एग्जांपल आपके कोई मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं या कोई फोटोग्राफ्स हैं, तो ये टेबल्स तो डेफिनेटली होंगे। तो ये मैं आपके साथ एक शेयर दिखा देता हूँ, लिस्ट ऑफ टेबल्स किस तरह बनाते हैं। ये लिस्ट ऑफ टेबल्स है, ये टेबल नंबर 1 है, और ये टेबल की जो कैप्शन है ये वो है, ये कैप्शन है, और ये उसके आगे पेज नंबर है लिखा हुआ है। ये देखें एक सीक्वेंस से सारा आ रहा है। तो अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल कहे कि मुझे फलां टेबल, तो आप यहाँ से आप उसको करवा सकते हैं। एब्रीविएशंस, अगर सम स्पेशल एब्रीविएशन स्पेसिफिकली यूज्ड इन द टेक्स्ट कैन बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विद एक्सप्लेनेशन आफ्टर द कंटेंट्स। यानी इसके बाद अगर आपने कोई वो है आपकी एब्रीविएशंस है, फॉर एग्जांपल आप उसके यूज़ करते हैं SSTs, SS वगैरह, तो ये आप उधर टेक्स्ट में एक बार लिख दे देंगे, और यहाँ एब्रीविएशन में आप उसकी लिख देने के SST मीन सेकेंडरी स्कूल टीचर, SS मीन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, CT मीन सर्टिफाइड टीचर। इस तरह की कोई आपकी जो अगर रिसर्च रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन वो है एब्रीविएशन है, तो आप वो मेंशन, चूँकि मेरे वाले में नहीं थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आगे जी चलते हैं, एक्नॉलेजमेंट क्या है। उसमें आप एक्नॉलेज करते हैं कोई अगर आपके थीसिस के दरमियान की थीसिस स्टडी जो आप करते हैं उस ड्यूरेशन के दौरान अगर किसी ने आपकी माली मदद की है, आपकी टेक्निकल सपोर्ट की है, डेफिनेटली इसमें आपने सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र और टेक्निकल असिस्टेंट्स और फैमिली मेम्बर्स का उसमें आपने इसको करना होता है, एक्नॉलेजमेंट करना है उसको। तो उसको आपने ये देखिए मैं आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट की एक वो बता देता हूँ। पहले तो आपने डेफिनेटली ये जो आपका वर्क है तो शुक्रिया आपने अदा करना होता है अपने अल्लाह ताला का, और उसके बाद फिर आपका सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र और आपके डीन वगैरह इस तरह के आप फिर लास्ट में आप आ जाएंगे। अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंट आपके साथ है यूनिवर्सिटी में, अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंट है, कोई रिसर्चर है, असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, उसकी कोई है तो वो लिख देंगे, और पेरेंट्स वगैरह उसमें आ जाएंगे, और सिस्टर एंड ब्रदर्स वगैरह ये आ जाएंगे। उसको आप एक्नॉलेज करें, उसकी आप हेल्प की है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये एक्नॉलेजमेंट हो गई जी। और लास्ट पे जो आपका है इसमें जो प्रिलिमिनरी सेक्शन का लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट कंपोनेंट है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है, और इस एब्स्ट्रैक्ट में और रिसर्च साइनॉप्सिस वाले एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो सिर्फ आपकी प्रोडक्शन होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और इसमें आपने ये किया हुआ है कि ये हमने किया है और ये रिजल्ट्स हैं, ये इस तरह। एन एब्स्ट्रैक्ट नॉट मोर देन 600 वर्ड्स फॉर PhD। ये याद रखें कि एक 600 वर्ड्स से ये ज़्यादा ना हो PhD का। MPhil का भी आप 400 के पे कर सकते हैं। शुड फॉलो द टेबल ऑफ कंटेंट्स। इन टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद जो पेज आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट का होगा, एक्नॉलेजमेंट के बाद आएगा। दी एब्स्ट्रैक्ट शुड बी ब्रीफ एंड रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस। ये ब्रीफ होगा और कंप्लीट सेंटेंस में। इट शुड स्टेट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, objectives of the study, hypothesis, sample, research design, data collection and analysis of the data, and conclusions. Headings and references should not be appearing in an abstract. हेडिंग ये आपने उस पर नहीं लिखने होते हैं। ये याद रखिए कि इसमें आपने हेडिंग्स वगैरह और रेफरेंसेस नहीं देने होते हैं। ये उसी तरह का है बस जिस तरह वो है, लेकिन साइनॉप्सिस में जिस तरह आपने मेंशन किया था, लेकिन इसमें ये है कि इसमें आपने काम किया होता है, डेटा कलेक्शन और हाइपोथेसिस। और ये देखिए ये एनालिसिस ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन आपने यहाँ पे लिखने हैं कि मेजर जो आपके कंक्लूजन है वो क्या है। ये एब्स्ट्रैक्ट की मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखें स्टडी वाज, वो विल भी तो ये वाज है, ठीक है। तो ये आप तो इसमें आ गया आपका सैम्पल साइज भी आ गया, और 400 एंड ये फला, और प्राइमरी स्कूल जो आपकी कंक्लूजन है, मेजर कंक्लूजन है, वो भी आपके आ गए, ठीक है जी। और आखिर में जो है आपका कीवर्ड जो है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नंबर और प्राइमरी लेवल, ये आपकी कीवर्ड्स आ गई। ये जी आपका एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।